5 मिनट लेट हो गए हम लोग। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 बिहार में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। आज बात होगी कुछ अभी हाल ही में संपन्न हुए कुडनी विधानसभा को लेकर। अब क्यों कुडनी विधानसभा का जिक्र आ रहा है, इस पे बात करें, क्योंकि इस बार जो हाल में विधानसभा संपन्न हुआ उसमें बीजेपी ने कुडनी में विजय हासिल की। अब जो ये विजय हासिल की है वो 3645 सीट के मतलब वोट के अंतर से ये जीत हासिल हुई। और सबसे खास बात इस बार रहा कि नोटा को जो वोट मिले, यानी नोटा का जो बटन दबाया गया वो 4446 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। यानी जो हार का अंतर था वो कहीं ना कहीं खेल जो नोटा ने है वो बिगाड़ा। तो सबसे पहले बीजेपी के पास ही चलते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो 7वें चरण या फिर टेट भर्ती के लिए जो कुडनी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तख्ती दिखाई गई थी कि रोजगार दो नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, वो वाला फैक्टर ज्यादा काम किया क्या? देखिए, जी फैक्टर क्या काम किया, ऐसा तो कोई अभी तक मशीन बना नहीं है जो ये चेक कर सके कि किस मतदाताओं ने किस हिसाब से वोट किया नहीं किया। लेकिन हाँ, ये तो है कि जिस हिसाब से इन लोगों का विरोध चल रहा था सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों का, और उस दिन महागठबंधन की सभा में जिस प्रकार से इनको कुर्सियों से पीटा गया, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, निंदनीय था। और उस पर जिस प्रकार से इनके प्रवक्ताओं का बयान आया, वह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसमें मंच से साजिश की गई थी इन लोगों पर कुर्सियां चलवाने की। तो निश्चित रूप से लोगों में जो भी था आक्रोश तो था ही, और उसका प्रभाव नहीं पड़ा होगा यह तो हम नहीं कह सकते हैं। जब नाराजगी होती है और वोट का चुनाव का समय होता है तो वो तो प्रत्यक्ष रूप से तुरंत जिसको कहते हैं कि एंटीबायोटिक का काम करती है वो, तो वो तो निश्चित रूप से पड़ा होगा। और देखिए, हम लोग मतलब क्या इफेक्ट काम किया मनोज जी, इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आके तस्वीरें दिखा के कि लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए किसके बारे में बात होगी। हमारे पास के त्रिपाठी जी हमारे साथ है, जेडीयू से अपनी बात रखेंगे। राजनीति विशेषज्ञ राजीव सिंह जी हैं जो एक्सपर्ट बताएंगे कि आखिर क्या फैक्टर काम किया नहीं। के त्रिपाठी जी के पास आएंगे, उससे पहले राजीव जी से ही समझते हैं कि आखिर बिहार में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। क्योंकि गोपालगंज सीट में जब बीजेपी जीती तो कहा गया कि चलो वहां पे ओवैसी ने खेल खराब कर दिया, ओवैसी ने वोट काटने का काम किया। अब यहाँ पे जब बीजेपी जीती तो कहा गया कि सीटेट और बीटेट वाले परीक्षार्थियों ने खेला कर दिया। आखिर इस समय बिहार में जब से मतलब बीजेपी का साथ छोड़ के तेजस्वी के साथ सरकार बनी है, तब से ये कुछ ज्यादा ही फैक्टर काम कर रहा है। राजीव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राजीव जी, आपको आवाज आ रही है? मैं कर देता हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी। आज का जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नोटा जो है वो कुडनी में जदयू प्रत्याशी भाजपा और नीलाभ कुमार के बाद जो सबसे ज्यादा जो वोट आया वो नोटा को आया। ये बड़ा ही आश्चर्य विषय है। देखिए, नोटा जो है क्या है, ये नोटा जब भी वोट पड़ता है तो ऐसा माना जाता है कि आम लोगों का गुस्सा है। तभी आप देखिए, ऐसा था कि वहां ओबीसी की पार्टी, उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओबीसी की पार्टी बहुत बड़ा खेल करेगी, फिर से भाजपा को मदद करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन देखिए, चौथे नंबर पे जो है नीलाभ कुमार के बाद जो 4,500 वोट नोटा को पड़े हैं, ये सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि नोटा का वोट जब भी पड़ता है ये सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है। और देखिए क्या है कि जैसा कि नोटा है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 2013 से भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये सुविधा दिया है, विधानसभा चुनाव में दिया था कि आप नोटा पे बटन दबा सकते हैं। तो जब भी नोटा का वोट पड़ता है तो इसका मतलब ये दिखाता है कि आम जनमानस जो है वो सरकार में गुस्से में है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो बेसिकली खुद भी वो प्रोफेसर हैं। ऐसा मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगा था कि वो जब आएंगे, शिक्षा मंत्री बनेंगे, तो वो विद्यार्थियों के दर्द को समझेंगे। लेकिन कई बार आप देखिए उनका जो बॉडी लैंग्वेज था कि वो कई बार एक तरह से धमकाने का होता है कि नहीं, हम तो सरकार झुकेंगे नहीं, जो भी होगा समय से होगा, प्रक्रिया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम अगर आप दर्द दे नहीं सकते, दर्द को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो दर्द पे कम से कम नमक तो मत छिड़किए। तो निश्चित तौर पे जो है ये सारी जो है जो अहंकार जो दिखा है, और जो इस तरह से है बेरोजगारी जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो गुस्सा कहीं ना कहीं कुडनी में
एक बहुत बड़ा चीज दिखा है। तो मुझे लगता है कि अभी ये संभलने का मौका है। और एक चीज मैं और जोड़ के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं ये मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जो है, पहले बिहार जो है वो धर्म है, वो जात पात के धर्म के उसमें जकड़ी हुई है, लेकिन अभी मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम बेरोजगारी पे बात हो रही है। चाहे वो आम जनमानस हो, विभिन्न राजनीतिक पार्टी हो, वो बेरोजगारी पे बात कर रही है, विकास पे बात कर रही है, युवाओं की बात कर रही है। ये काफी अच्छा संकेत है। और मुझे लग रहा है कि आगे जो है ये विकास पे बात हो, रोजगार पे बात हो, तो काफी अच्छा होगा बिहार के लिए और बिहार के बच्चों के लिए। ठीक है, यानी जी जो ब्रजेश। बिहार है वो जग गया है और जागरूक हो गया है, रोजगार की बात कर रहा है, जातिवाद से आगे बढ़ गया है, ऐसा राजीव जी का कहना है। और उसी पे अभी सदन की बात शुरू हो रही है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कहा था इस बार सदन में भी एक ये मुद्दा गूंजेगा। क्या कुछ का, एक बार पीसी सुन लेते हैं। के सत्र से पहले वह उनको घोषणा करनी है। अगर वह नहीं करेंगे तो हर कदम पर विधानमंडल की कार्रवाई में भाजपा विरोध करेगी। आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप इसको घोषित कर दें, क्योंकि हम आपको मजबूर कर ही देंगे इन बच्चों को नौकरियां देने में। आपके लिए अच्छा है कि आप घोषित कर देंगे, नहीं तो हम मजबूर कर देंगे नौकरियां देने में। के त्रिपाठी जी, जब आपके साथ बीजेपी थी तो इतने दमखम से बात रखती थी कि नहीं? के त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, के त्रिपाठी जी रखिए बात। हाँ ब्रजेश जी, प्रदेश का जो नेतृत्व है उस मुद्दे को लेकर गंभीर है। अभी कुढ़नी में की जो चर्चा आपने की है, कुढ़नी में निश्चित रूप से हम हार गए हैं, लेकिन हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं और जनता ने जो हमें जनादेश दिया है उसके आधार पर हम उसको ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री ने उस पर प्रयास करना शुरू कर दिया है। उस पर चर्चा परिचर्चा और वो मांग जो है उनकी जायज भी है, तो ऐसी बात नहीं, उसको गंभीरता पूर्वक उस पर विचार चल रहा है। और जहां तक सवाल है कि ये इस मुद्दे ने हरा दिया, 3000 वोट का कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है नेतृत्व के लिए, या आपके इस लोकतंत्र में जो जनता का फैसला है, वो जो जनता है वो ईश्वर है और उसका जो फैसला वो सर्वोच्च। देखिए, और हम जीत होती भले 1 वोट के अंतर से हो या 10 वोट के अंतर से हो या 1 लाख के वोट के अंतर से हो। बात है कि नोटा के बटन पे जितने बार, मतलब जितने लोगों ने वो नोटा का बटन दबाया, अगर वो ना दबाया होता तो शायद आप जीत गए होते। ये रोष भी था। और जब सीटेट के बच्चों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था तो हमने आप ही से बात की थी, तो आपने कहा कि ये बच्चों ने गलती की, इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। ऐसे जो बयान थे वो भी इफेक्ट पड़े। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस तरीके का आचरण करना वो कहीं कोई कानून या संविधान सम्मत नहीं है। मैं इसके खिलाफ था, मैंने इसके खिलाफ आपसे कहा भी था कि भाई संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक प्रॉपर फोरम होता है, एक प्रॉपर जगह होती, वहां अपनी बात रखिए, लेकिन किसी के कार्यक्रम को जाके वहां डिस्टर्ब कर देंगे, वहां नुकसान पहुंचा देंगे, तो उससे सारा कार्यक्रम बिगड़ जाता है। और ये संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है कि आप किसी के कार्यक्रम को जाकर के डिस्टर्ब करें, उसमें जाके हल्ला करें या कुछ उस तरीके की गतिविधियां करें जिससे आम जनता जो सुनने गई है माननीय मुख्यमंत्री को, उसको नहीं सुन पा रही। जो संदेश मुख्यमंत्री देना चाहते हैं वो संदेश नहीं पहुंच पाएगा। तो जनता का जो आक्रोश है, को किसने पीटा? त्रिपाठी सर, मैं माफी चाहूंगा, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल सही नहीं है, मुझे मजबूरन इंटरप्ट करना पड़ा। मुझे परिचय एक बार दे दूं। दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभ्यर्थी हैं, तो ये परीक्षा पास करके बैठे हैं। ये वो युवक हैं, वो युवा हैं जो रोजगार के लिए विरोध कर रहे हैं, और इन्हीं के सहयोगी साथी थे जो कुढ़नी में ये तख्ती लेके दिखा रहे हैं कि भाई अगर रोजगार नहीं दोगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, आपके पास दीपांकर आते हैं, उससे पहले एक बार बीजेपी के अपने साथी के पास चलते हैं। बीजेपी से भी एक बार जानते हैं कि अभी तो पीसी करके इन्होंने कहा कि विधानमंडल में हम अपनी बात को रखेंगे। जब साथ में थे, जब साथ में सरकार चला रहे थे, तब एक बार भी बात रखी थी या नहीं रखी थी?
मनीष जी, जब साथ में सरकार चल रही थी तब आपने बात रखी थी कि नहीं इतनी दमदारी से? मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? मनीष जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मनीष जी के पास आवाज नहीं आ रही, हम फिर से उनके पास जाएंगे। दीपांकर, आप क्या कह रहे थे? अपनी बात रख लीजिए पहले। आपका परिचय तो पहले ही दिया जा चुका है, आप अपनी बात रखिए, क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद और टीवी 9 भारतवर्ष को धन्यवाद, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, युवाओं के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठा रही है। हम लोग के बड़े भाई के रूप में मनीष सर हैं, त्रिपाठी सर हैं, काफी वरीय हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। एक और सर हैं, उनका भी। लेकिन ये जो बात अभी त्रिपाठी सर कह रहे थे कि आखिर आश्वासन कितने दिन तक चलेगा, क्या आश्वासन से हमारा पेट भर जाएगा? और इन्होंने सवाल भी उठाया कि इस तरीके से इन्हें विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था और वहां मुख्यमंत्री की सभा में इन्हें जो है बीच व्यवधान नहीं करना चाहिए था। सर, हम लगातार 36 दिन से सर लगातार गर्दनी बाग में बैठे हैं, आपको सर जानकारी नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं आप वहां पहुंचे एक बार? क्यों आपने मजबूर किया कि शिक्षक अभ्यर्थी यदि मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहें तो उनको रैली में जाना पड़ रहा है? वहां जब वो अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे तो उनको कुर्सियों से क्यों पीटा गया? क्या आपने कभी जदयू के कार्यकर्ताओं से ये सवाल किया? क्या आपने उस कार्यकर्ताओं से ये कंडेम्ड किया? आपने सामूहिक रूप से माफी मांगी कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है? क्या आपने तो सर कभी ये काम नहीं किया? और ये बात बिल्कुल तय है, इतिहास गवाह है सर कि शिक्षक समाज पर जब जब अपमानित शिक्षक समाज हुआ है तब तब उसने अपनी राहें दिखा दी है और उसने अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखा दिया है। समाज ने शिक्षकों का कभी अपमान बर्दाश्त नहीं किया है। तो ये जो अपमान हुआ था संभवतः कुछ उसी का भी प्रतिफल प्रतीत हुआ कुर्नी में। लेकिन फिर भी हमारी आस्था है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। युवा जो तेजस्वी यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन पे अभी भी हमें भरोसा है कि वे शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार कर करके, जो इतने दिनों से लोग परेशान हैं, जिनकी शादियां रुकी हैं, जिनका उम्र लगातार समाप्त हो रहा है, जिनका उम्र लैप्स हो रहा है, हमारी शादियां रुकी हैं, तो उन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके प्रोफेसर साहब संभवतः इस बात को नहीं समझ पाएंगे। मैं इस बात को समझता हूँ। मतलब आपकी बहुत गंभीर सी एक समस्या है, शादियां भी रुकी हैं। राजीव जी, आप सुन रहे, ये युवा मतलब सर जाके पैर न फाटे भाई, सर जाके पैर न फटे भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ठीक है प्रोफेसर साहब। नहीं, अभी प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे। बीजेपी के साथ हमारे जो साथ जुड़े हुए मेहमान, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। वो आपको आवाज मिल रही है मनीष जी? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, अब आ गई मनीष जी। अब आई, चलिए आपके पास उसी सवाल के साथ जाते हैं। जैसे आपके पीसी करके कह रहे हैं कि विधानमंडल की कार्रवाई नहीं होने देंगे, इस बार किसी तरह नौकरी और मतलब लेटर दिलवा के ही रहेंगे। तो जब सरकार में आपके साथ चल रही थी तब इतनी दमदारी से आप बात रखे थे या नहीं रखे थे? तब इतनी दमदारी से कहते थे कि विपक्ष में आ गए तब दमदारी से ज्यादा कह रहे हैं? देखिए, इस बात को सारे शिक्षक अभ्यर्थी भी समझते हैं कि 2020 का जो चुनाव था, मैं बेबाकी से कहना चाहूंगा और मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है। आपने भी शुरू में कहा कि चुनाव बिहार में जहां जातिवाद और ये सब पे जहां मुद्दे हुआ करते थे, वहां 2020 में नौकरी मुद्दा रहा। विधानसभा के चुनाव में नौकरी मुद्दा रहा और इसीलिए हम लोगों ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था अपने घोषणा पत्र में। तो जब हम सरकार में आए तो हम लोगों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया, हमने और जदयू ने दोनों मिलकर संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि हम जो है तो 1,25,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति है, जो छठे और 7वें चरण के हैं बचे हुए, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और यही वजह है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विधानसभा में जब यही चंद्रशेखर जी ने सवाल किया था तो तत्कालीन जो है विजय चौधरी जी ने उसका जवाब दिया था कि जुलाई में उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जुलाई तक जो भी सरकार की मंशा थी, राजनीतिक कारणों से जब चीजें अस्पष्ट हो गई और मतलब अंदर अंदर जो भी खेल चल रहा था उससे हम लोग अनभिज्ञ थे। अगस्त में 10 अगस्त को सरकार बदल गई। पार्टियां, कोई एक पार्टी सरकार के अंदर आई और दूसरी पार्टी सरकार से बाहर हो गई। तो देखिए ये इन बातों पे आपके साथ नीतीश जी ने खेल कर दिया और जेडीयू आरजेडी ने मिलकर 7वें चरण में खेल कर दिया। हाँ नहीं, जब उसको जो शब्द आप दें, जिस प्रकार से आप शब्दों को उसको व्यक्त करें, लेकिन जो मामला आया वो यही था, क्योंकि 2020 के चुनाव में मैं स्वयं मानता हूं कि नौकरी ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। नो डाउट, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, उसको आज भी कहा जा सकता है, जिस हिसाब से कुडनी और गोपालगंज हुआ उस हिसाब से कहा जा सकता है कि नौकरी आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। कुडनी में तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, सिर्फ नौकरी ही नहीं था। कुडनी में तो बहुत सारे विषय थे, यह भी एक मैटर था, लेकिन कुडनी में तो बहुत सारे मैटर थे जिसकी वजह से वहां सरकार को मुंह की खानी पड़ी। कुडनी में पिछले 3 महीने में बिहार में बहुत सारे हालात बदले हैं, ऐसा नहीं है। अति पिछड़ों का वोट जो मतलब एक प्रकार से, खैर मैं उस विषय पे आज नहीं जाऊंगा, मामला विषय भटक जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज पूरी तरीके से जो आपका विषय है उसी पर केंद्रित होकर मैं अपनी बातों को रखूं। तो देखिए, हम लोगों ने ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया था। प्रयास की बात तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो जदयू को भी उसका क्रेडिट देना चाहता हूं कि यह निर्णय हो गया था कि जुलाई में अभी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी 7वें चरण की, और विजय चौधरी जी ने उसकी घोषणा भी कर दी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद का क्या मंजर है ये तो अभी जो सरकार में है वही लोग बताएंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया कि वो वादा जो 13 दिसंबर का था वो हम लोगों को याद है, हम भूले नहीं हैं, और अगर उसके पहले सरकार कुछ न कुछ नहीं करती है, देखिए एक बार तो बताएं, ये बड़ा दुखद है। एक तरफ देखिए, पता नहीं क्यों मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन देखिए अभी इन लोगों ने जो आज के अखबारों में भी आया, सरकार ने जो सूचना दी है कि उसकी परीक्षा ये करने वाले हैं और सीटेट बीटेट की, और उसके बाद देखिए ये चिढ़ाना हुआ, ये हुआ, ये जो है ना, ये लड़कों को चिढ़ाने वाली बात है। सरकार की जितनी भी अभी गतिविधि चल रही है ना, वो दीपांकर आते हैं आपके पास आने, रुकिए मनीष जी आपके पास आते हैं। मैं पूरा कर लूं। ये देखिए, हाँ, ये चिढ़ाने वाली बात हो गई कि देखो तुम्हारी विज्ञप्ति भी नहीं जारी करेंगे और आगे की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, हम नौकरी का ढिंढोरा भी पीट रहे हैं, नौकरी देंगे, और वो सारी चीजें, नौकरी की से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं सब माहौल बना हुआ है, लेकिन नौकरी दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि देंगे तो सबसे पहले 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा। तो ये नियमावली के नाम पर, और जिस प्रकार से इन लोगों ने आज के अखबारों में जो बातें आई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। ये अभी निकट भविष्य में तो इस प्रकार का कुछ करने ही वाले नहीं हैं। ये नियमावली और अन्य चीजों का बहाना बनाकर इसको लंबा खींचना चाहते हैं। अब पता नहीं क्या वजह है उसके पीछे, ये तो सरकार के लोग ही जवाब देंगे। के त्रिपाठी जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, आवाज जा रही है? ब्रजेश जी, बोलिए। ब्रजेश जी, पहला तो मैं दीपांकर जी के सवाल का एक उत्तर देना चाह रहा हूं कि दीपांकर जी जब मुख्यमंत्री जी दरबार लगाते हैं तो आप अपनी बात को वहां आसानी से कह सकते हैं। दरबार के साथ मुख्यमंत्री जी के दरबार में सर मुख्यमंत्री की दरबार में 6 महीने पहले सर ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है, शायद आपको मालूम नहीं होगा। हम लोग सर आवेदन इकट्ठे 1000 लोग करते हैं, अरे 1000 लोग सेंट्रलाइज होता है, वहाँ सर छटैया होता है, ये नहीं देखा जाता है। दीपांकर एक बार इनकी बात सुन लीजिए, उसका ठीक से जवाब दीजिए, पूरा समय आपको भी दिया जाएगा। पहले एक बार के त्रिपाठी जी की बात नहीं, लेकिन मैं के त्रिपाठी जी को कहूंगा, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत। मेरी बात सुन ले। मैं एक बार हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अब इतनी फजियत जेडीयू की मत करवाइए, ठीक है? ऐसी बातें। के त्रिपाठी जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद सबको एक समय दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। के त्रिपाठी जी, आप देखिए मनीष जी,
उसमें कहीं किसी की फजीहत नहीं है। जिस तरीके से बिहार को बदला है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पे आप कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, आप चूंकि आज हमसे अलग हो चुके हैं, आपका कहना लाजमी है, लेकिन आप 17 साल तक इन सवालों से जिस तरीके से आज चूंकि विपक्ष में बैठने के बाद आवाज बदल जाती है, वो आप हो या हम हो, वो फिर साथ हो। देखिए ये तो लोकतंत्र का तकाजा है। लोकतंत्र में ये तो चलता रहेगा, क्योंकि ये गठबंधन का दौर है। गठबंधन के दौर में कल कौन किसके साथ जाएगा इस पे कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल जहां तक नौजवानों का सवाल है, तो एक फोरम है, उस पे जाएं। दूसरा है कि वहां जनता दल यू का कार्यालय, उसमें भी मंत्री लोग बैठते हैं, अपनी आवाज को वहां भी आप पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ आपके साथ एक डेलीगेशन लेकर के अगर शांतपूर्ण ढंग से कोई जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का टाइम मिलता है, शिक्षा मंत्री का टाइम मिलता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सबके यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, और जो आपके शिक्षा सचिव है वो भी टाइम देते हैं। आप उनको प्रॉपर फोरम से कहीं इनवाइट करिए, लेकिन कहीं टाइम का छोड़िए, बताइए ना कि कब तक हो जाएगा। भाई ये तो वहां की सरकार बताएगी ना, ये मैं सरकार थोड़ी चलाता हूं। मैं तो प्रवक्ता हूं। सरकार का जो काम है वो सरकार के नहीं। अगर क्या लगता है जब वो मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार तो सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी, उस पे चल ही रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि सरकार का कमिटमेंट था, हमारे पांडे जी ने कहा है, तो सरकार कहीं कहीं उस पे लगी होगी। ऐसा थोड़ी है। जब कहा है कि जुलाई में जब आप हमारे साथ थे, गठबंधन का सवाल था, तो इन्होंने इस प्रश्न को उठाया था। अब तो जब विधानसभा ही नहीं चलेगी तो कार्रवाई तो होगी। विधानसभा चलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी। राजीव जी, आपने सुना कि जब कहा है तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। कब होगा उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। दूसरी तरफ दीपांकर कह रहे हैं कि तो उम्र निकले जा रही है, शादी कब होगी। समस्या इनका भी गंभीर है और बात इनकी भी जायज है। भाई आज नहीं तो कल ये करेंगे, लेकिन कब करेंगे समय नहीं बताएंगे। राजीव जी। नहीं ब्रजेश, देखिए मैं एक बात बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा। ये बात हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जो दीपांकर गौरव जो कह रहे हैं कि विवाह का जो इशू उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने गांव गया था, पटना के कुछ इलाके में गया था जहां विद्यार्थी लोग तैयारी करते हैं। वहां मैंने देखा, बहुत लोगों से मिला, वो 30 मतलब काफी एजेड हो गए थे। मैंने पूछा कि विवाह कब करेंगे, या गांव में या पटना में भी या कहीं भी शहर में। और ये सच्चाई बात है। देखिए बिहार में अभी भी जो है ऐसा परसेप्शन है ना कि आप अगर सरकार, आप अगर कितने भी अच्छे घर से हो, अगर नौकरी नहीं हो, खास गवर्नमेंट नौकरी नहीं हो, तो विवाह जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है बिहार में। और मैंने देखा बहुत मतलब एजेड, मुझे बुरा भी लगा देख के, जो काफी एजेड थे 30+। युवा भी नहीं करना चाहते हो, जब तक सिक्योर नहीं हो जाती लाइफ तब तक वो करना भी नहीं चाहते आज की युवा। हाँ नहीं, युवा तो देखिए, युवा तो है। मैं ओवरऑल, हाँ मैं बिहार की भी एक बात कर रहा हूँ। देखिए बिहार में एक अलग माइंडसेट चलता है कि नौकरी, तो मैं दीपांकर की बात से देखिए बिल्कुल सहमत हूँ। वो कोई व्यंग नहीं है, कोई हास्यास्पद बात नहीं है, ये सही बात है। तो दूसरा मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे जदयू के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि ये तो सरकार का काम है। अरे आप तो सरकार की तरफ से ही प्रवक्ता है ना, आपको तो पता होना चाहिए। ये तो बात टालने वाली बात हो गई। मैं एक आरजेडी के नेता को मैं सुन रहा था कि भैया वो कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो यार ये सब क्या है? अगर आप, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आप बार, मैं आपको बताऊं, ये उप मुख्यमंत्री की भी भाषा थी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वही मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ आप, मैं देखिए ये सही बात है कि देखिए ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज ये डिमांड करेंगे कल हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक जो है किसी का पेशेंस भी होता है, एक रखना चाहिए। और देखिए आप कम से कम ये कहिए कि प्रक्रिया हो रही है, और आप कभी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, कभी आप कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, इस तरह धमकी मत दीजिए हमें। तो ये सब मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए आप कम से कम युवाओं का बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। देश में इतने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। मैं आपको बताऊं ब्रजेश, मैं एक और, मैं पर्सनल बातें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं पटना में जहाँ रहता हूँ, जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, उसका जो गार्ड है वो पीएचडी किया हुआ है। मैंने जब पहली बार पूछा कि क्या नाम है आपका, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपका क्या नाम है। मैंने कहा मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिंह है। मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर फलना फलना है। मुझे जान के इतना आश्चर्य हुआ कि पीएचडी होल्डर आदमी गार्ड का नौकरी कर रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बिहार की जो है, ये सुनने में बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी जो है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हर सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे मनीष पांडे जी भी हैं, कई बार हम डिबेट में बैठे हैं,
15-16 साल सत्ता साथ में सरकार चली है, अभी 3-4 महीने पहले अलग हुए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हाँ, मेरा वही कहना है, विजय चौधरी जी जो अभी वित्त मंत्री हैं, पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि बस हम जून जुलाई तक नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी करिए, युवा बेरोजगार हैं, परेशान हैं, उनके धैर्य की मत लीजिए, ये देश के भविष्य है, उनका भविष्य मत खराब करिए। और मैं कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी का भविष्य खराब मत करिए, क्योंकि अगर आप अपनी ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पार्टी का भविष्य खराब होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। ब्रजेश राजीव जी ने जैसे कहा कि पता है पीएचडी होल्डर मतलब जॉब नहीं मिल पा रहा, पीएचडी होल्डर गार्ड की नौकरी कर रहा है। सोचिए क्या सपना होता है, मतलब एक समाज को शिक्षित कर दे, उस स्तर की पढ़ाई करने के बाद एक सुरक्षा देने वाला काम, शिक्षा और सुरक्षा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है। ब्रजेश जी, ये तो जो राजीव जी ने कहा, ये एक अलग तरह की समस्या है, लेकिन यहाँ समस्या का एक ही जो हमारा चर्चा है ना, वही है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के जैसा राजीव ने कहा शुरुआत में ही कि आज का समाज अब बिहार का भी शिक्षित हो गया है, उसे समझ गया है कि वो जातिवाद के ऊपर बढ़ गया है, उसे रोजगार चाहिए, आप दीजिए या वो दें। वो आप पे अभी विश्वास इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके साथ साथ अपने छठे चरण का जो नोटिफिकेशन देने में आप कामयाब हो गए थे 1.5 साल के अंदर, इसलिए वो अभी आपके साथ थोड़ा ज्यादा विश्वास कर पा रहा है, फिर भी नहीं कर पाया, इसलिए उसने 4,446 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। अगर उन्हें आप पे विश्वास होता तो आरजेडी जेडीयू को ना देकर शायद आपको देते। मनीष जी नहीं, देखिए, ये मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं कह रहा था कि आप या तो कह दे अपनी मजबूरियां कि नहीं भाई ठीक है मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ा स्पष्ट है, एक जो माहौल बना है वो माहौल ही समाप्त हो जाएगा। आप कह दीजिए कि नहीं ये संभव नहीं है, अभी हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हम कहाँ से वेतन दे पाएंगे, या हमारी अभी वर्तमान में योजना नहीं है, हम साल भर के बाद इस पर सोचेंगे। एक तो यह विषय है। अब दूसरा विषय है कि आपने 10 लाख नौकरी 2020 में कहा, तब आप सरकार में नहीं आ पाए थे। अब आप सरकार में आ गए तो फिर नौकरी को ही आपने विषय बनाया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, और उसको इवेंट्स के रूप में आपने लिया, इवेंट्स किया भी, ठीक है। तो किया तो जो लड़के उस लाइन में लगे हैं, भाई जब आप प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो आपकी धड़कनें बढ़ती है कि ट्रेन लेट क्यों हो रहा है, आ क्यों नहीं रही है। लेकिन जब तक आप घर में होते हैं तब तक ट्रेन की चिंता बहुत ज्यादा नहीं होती है। देखिए ये एक साइकोलॉजी है, बिहार में हुआ है कि लड़कों को इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि बस अब तो तुमको हम कर ही रहे हैं, अब तो तुमको हम दे ही रहे हैं, और दे रहे नहीं है, चीजें उसके विपरीत कर रहे हैं। मतलब कि जो करना चाहिए आपको, मतलब आप खाने के लिए बैठे और आपके पास सलाद आ जाए, पानी आ जाए, अचार चटनी पापड़ सब आ जाए और दाल भात आपकी थाली में ना मिले, तो ये चित्र आपको विचित्र लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बिहार की सरकार अभी जो कर रही है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, ये सारी नौकरियां प्रतिनियुक्तियां बांट रही हैं हर तरह के। आप भी आज पेपर में देखेंगे तो पूरे तरीके से खाली रोजगार के बारे में डिटेल्स पूरा दिया हुआ है, आप उठा कर देखेंगे तो पूरा डिटेल्स है कि लाखों हजारों रोजगार नहीं है, ये सारा चीज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी तैयारियां हो रही है, उसी पे चर्चा है। पूरा नौकरी से ही, मतलब कि पूरी सरकार के एजेंडे में नौकरी है, लेकिन जो नौकरी टेबल पर सबसे पहले जो फाइल रखी है उस फाइल पे कोई विचार नहीं है। जबकि दीपांकर जी जैसे लोगों का कहना है, शिक्षक 7वें चरण के लोगों का, कि आप अभी कुछ मत कीजिए, ठीक है आप जो कर रहे हैं कीजिए, सिर्फ आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि ये लोग जो है वो सिक्योर्ड हो जाए। ये सिक्योर्ड होने की जो बात है ना, और सरकार यहाँ पर पता नहीं क्यों क्या दिमाग में बिठा रखा है, किस प्रकार का, मतलब कि अब क्या चल रहा है दिमाग में भगवान जाने, की नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। ठीक है दीपांकर, आप ही के पास आते हैं। आपने परीक्षा 2020 में पास कर, 2019 में पास की थी, 19 से आज 22, 3 साल का समय हो गया लगभग। 3 साल से इस उम्मीद से ही बस बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हमारे पास नौकरी होगी और उस नौकरी से घर चलेगा, शादी होगी और परिवार आगे बढ़ेगा, गाड़ी लेंगे, घोड़ा लेंगे, घर लेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। एक सपने को पूरा होने में 3 साल, इन 3 साल के समय में कैसे चल रहा है घर परिवार? सर जब दिसंबर 2019 में हम लोगों ने सीटेट पास किया था
तो न सिर्फ घर में बल्कि पूरे समाज में इस बात का मैसेज गया था कि फलानवा के बेटा ने सीटेट जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली है, अब उसकी जो है ज्वाइनिंग बिहार के स्कूलों में हो जाएगी। उस समय सर छठा चरण का दौर चल रहा था और मात्र हम लोग 14 दिन के चलते छठे चरण में हम लोग शामिल नहीं हो पाए थे। सरकार ने बोला कि तुरंत ही, उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे विजय सर, उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, छठा चरण तुरंत ही जैसे समाप्त होगा उसी अगला चरण, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शिक्षकों की भर्ती का बिहार में अब चलेगा और 7वां चरण विदिन 1 ईयर आपको आ जाएगा। तो हर जगह ये समाज में मैसेज गया था कि हमारे शिक्षक जो हमारे घर के बेटे हैं, हमारे जो गांव के लड़के हैं और हमारे जिले के जो अभ्यर्थी हैं, वो बिहार के विद्यालयों में जा करके समाज की सूरत बदलने का काम करेंगे। हर ओर उल्लास का माहौल था। हम लोगों ने भी सपने देखे थे कि हम विद्यार्थियों को ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे। उसके बाद लगातार जब टाल मटोल होता रहा तो फिर धीरे धीरे हम लोग चीजें बदलने लगी, धीरे धीरे निराशा का भाव आने लगा और एक समय अब ऐसा आ गया है कि शिक्षा मंत्री जी की भी बातों पर भरोसा नहीं होता है। हर दिन वे अपना बयान बदलते हैं। जैसे आज के ही अखबार के जिक्र कर रहे थे मनीष सर, उन्होंने कहा है कि अब शिक्षकों को हम लोग बीपीएससी की तरह, जैसे प्रधान शिक्षक की बहाली होती है उस तरीके से हम लोग उसकी बहाली करेंगे। प्रोफेसर त्रिपाठी सर इस बात को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से अब हम लोग शिक्षक लेंगे। इसका मतलब है कि आपको अपनी ही नियमावली पर भरोसा नहीं है। लगातार आप अपने ही सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसमें बीपीएससी से होगी तो इसका मतलब बीपीएससी तो खुद एक ऐसा बोर्ड अब बिहार में हो गया है जो एग्जाम करा रहा है उसमें धांधली और ना जाने क्या क्या उसमें हो रहा है। अभी 9 प्रश्न बीपीएससी ने गलत आंसर चेक किए हैं, उसको लेकर के तमाम आंदोलन हो रहे हैं। और इस तरीके से फिर आप शिक्षक नियमावली में बात करते हैं कि संशोधन करके बीपीएससी के माध्यम से करेंगे, सुपर टेट लेंगे और उसके बाद हम बहाली करेंगे और ये बहाली जो है अगले साल के अक्टूबर तक प्रारंभ होगी। तो सर हम लोग क्या करें? सुसाइड कर लें क्या? बिहार के बच्चे कहाँ जाएं? हम लोग को आपने शिक्षित क्यों किया था? आपको जब यही मनसा था कि ये रोड पे भटके तो हम लोग को हमको आपने बीएड की डिग्री क्यों दिलवा दी? हम सर बीएड यदि नहीं किए हुए होते तो हम आपसे रोजगार नहीं मांग रहे होते। क्या इतनी सहानुभूति सर? सुन रहे हैं ठंड में सर हम लोग गर्दनी बाग बैठे हैं। ठीक है राजीव जी, सर 5 मिनट आपके पास समय नहीं है। ठीक है राजीव जी, पहले मैं दीपांकर को मैं सजेशन देना चाहूंगा। मैं चूंकि देश भर में पुलिस अधिकारी को भी पढ़ाता हूँ। अभी दीपांकर ने ठीक है वो फ्रस्ट्रेशन में, निराशा में उन्होंने कहा कि हम सुसाइड कर लें। मैं बस एक सजेशन देना चाहूंगा। अभी युवा है, संघर्ष कर रहे हैं, ये सब बोलना ठीक नहीं है क्योंकि कल को इस आधार पे उन पे एफआईआर भी हो सकता है क्योंकि ये इलीगल है। जस्ट मैं कहना चाहूंगा, सजेशन देना ठीक है दीपांकर, सुसाइड कर ले ये सब कहना है। राजीव जी का सलाह है, ऐसा मेरा भी सलाह है। जब आदमी सर निराश जब होता है सर, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके पास एजुकेशन है, कभी एजुकेशन खराब नहीं जाएगा। और वो जो राजीव जी ने जो कहानी सुनाई थी उसको इतना दिल पे मत लीजिए। आपके पास एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने। दिवांकर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर करूंगा अगर वो है। मैं 12-13 बार मैं फेल हुआ। मैं हमेशा IAS IPS बनना चाहता था, डिप्टी कलेक्टर DSP बनना चाहता था। मैं जो बनना चाहता था सब में फेल हुआ और मैं जो बनना चाहता था मैं सबको पढ़ाता हूँ आज के डेट में। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निराशा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिलहाल आज के डेट में नहीं हो तो आगे ना हो। बस मैं पॉजिटिव रहिए, लगे रहिए, मैं कह रहा हूँ। के जी आपने बात सुनी, सोचिए लड़का इतना मतलब हतोत्साहित है, अभ्यर्थी है, पास करके है, आगे वो समाज को शिक्षित करना है। उस व्यक्ति के अंदर इतना ये हतोत्साहित हो गया है कि कह रहा है कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा। ये पूरे दहलीज पे लाके आपने लग दिया। ब्रजेश जी, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया और 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने का वादा किया था और तमाम ऐसे 9 लाख सीटें खाली हैं भारतवर्ष की नौकरियों। और मुझे जाने का मौका मिला, मुझे भारत सरकार में कई डिपार्टमेंट में, तो वहां मैंने देखा कि आउटसोर्सिंग पे रखे गए हैं लोग। सवाल ये है कि इस प्रदेश का कि इसको एक गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और ये सरकार सोच रही है कि एक सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर ये कोई गारंटी हो जाएगी कि आपको नौकरी मिली जाएगी तो ये संभव नहीं है। ये देश में
देश में मेरी बात छोटी सी सुन, देश में एक मिनट बात हो रही है, बिहार की मैं उस पे आ रहा हूँ। बिहार की बात जो आपने सुनाया कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो देखिए समस्या देश की है, ये समस्या केवल बिहार मात्र की नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपका जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है, लेकिन उस विचार के लिए समय लगेगा। अब आप चाहते हैं कि इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी तब इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से ली होती तो शायद उसी समय हो गया होता। लेकिन आज थोड़ा सा सरकार बदली है। देखिए अरे मुझे बोले दीपांकर जी, सरकार में बदलाव आया है, सरकार के बाद विभागों में परिवर्तन आया है, अब उसमें उसके साथ ही साथ वहां के जो सचिव होंगे उनमें बदलाव आया होगा। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा उसको गंभीरता से लीजिए। आपकी क्वालिफिकेशन अगर अच्छी है तो आप उस पर क्यों शंका कर रहे हैं? इफ यू आर क्वालिफाइड देन यू विल बी सिलेक्टेड। ये कौन सा ये तर्क ये है। आई वांट टू मेक इट क्लियर कि सर एक आपको बात की सूचना दे दूं कि पिछले कई सालों से सर, पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग आप ही के सर अंदर में है सर। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आज के 3 महीने पहले थे सर, वे भी आज ही वही हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने जो तैयारियां कर रखी थी 7वें चरण के नियोजन को लेकर के, वे सारी तैयारियां पूर्ण हो गई है सर। आपके एक इशारे मात्र का बस देर है सर। शिक्षा विभाग के पास, मंत्री जी के पास कई महीनों से फाइलें पड़ी है सर। शिक्षक नियोजन के लिए उस पर सर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है, कैबिनेट से उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है। नियमावली में मूल चूल परिवर्तन मात्र का जिक्र था, जिसमें ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करने की बात थी, वो सिर्फ नहीं हो पा रहा है पिछले 3 महीनों से। तो हम लोग सर कब तक वेट करें? लगातार हम लोग को धैर्य सर, हर दिन नाश्ते और भोजन में हम लोग को धैर्य और पेशेंस दिया जा रहा है। कब तक धैर्य रखें? आपने बात रख दी, के त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। हाँ दे दीजिए। कितना पड़ेगा? और ये कोई नहीं कि आपके सरसों उगा देंगे एक दिन में, आपके हथेली पे सरसों उग जाएगा। अरे भाई पेशेंस रखिए, 3 साल लोगों को लंबे लंबे दौर तक पेशेंस रखना पड़ता है। और कोई यही अंतिम आपका नहीं है कि आप यहाँ नहीं सिलेक्ट होंगे, दूसरी जगह नहीं सिलेक्ट होंगे। अगर आप में काबिलियत है तो आप बीपीसी का भी कर लेंगे, एक और को रोक रहा है। हम भी शिक्षक रहे हैं भाई। ऐसा है कि कहीं कोई ऐसा हो सकता है, जब ये आपके हमारे साथ एक चैनल पे बैठे हुए हैं, हो सकता है कहीं आपका भविष्य और अच्छा बेहतर हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई, और पेशेंस के अलावा कोई रास्ता नहीं। अरे भाई मैं सरकार में थोड़ी हूं। अब आपको वहां जाना है तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं कि वहां के लोगों से, वहां के हमारे मंत्री जी हर उसमें बैठते हैं वहां कार्यालय में, उनसे जाकर के अपनी बात रखिए किसी दिन खुले मंच पे। साहब ये हमारा नहीं। आप जाइए तो जदयू अपना, उन्होंने खुद यूनिट बना रखी, वो लोग अपना जाएंगे, बात रखी रहे। मनीष जी, अभी के त्रिपाठी जी ने कहा कि आप ही की मंशा साफ नहीं थी, नहीं तो अभी तक शायद 7वां चरण हो गया रहता। जब आप साथ थे तो आपकी मंशा कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। देखिए ब्रजेश जी, माफ कीजिए, मैं इस विषय पर बिल्कुल राजनीतिक ना तो करूंगा, ना राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करूंगा डिबेट में। इसलिए कि देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा अब हो गया है। और जिस प्रकार से त्रिपाठी जी अपने यहाँ पर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह दुखद है, यह दुखद है। देखिए अब तो मतलब एक ही विषय पर इतनी बार चर्चाएं हो गई है, इतनी बार चर्चाएं हो गई है कि अब उन शब्दों को दोबारा रिपीट करने में खराब लगता है कि कल भी वही बात बोले थे, आज भी वही बात बोल रहे हैं। इसके अलावा नया कुछ बोलने को का अवसर आए तब तो बोले कुछ नई बात। एक ही बात को बोले जा रहे, एक ही बात को बोले जा रहे। भाई सीधा सा बात है कि सरकार, मैंने तो शुरू में कहा कि सरकार ठीक है, हम गुनहगार थे, हमने बहुत गलतियां की, हम सरकार में साथ थे, हम दोषी हैं, चलो मान लिया हम दोषी हैं। हालांकि जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो जानते हैं कि लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, राजीव जी भी है यहाँ पर, मुख्यमंत्री के क्या अधिकार होते हैं। मंत्री परिषद की जब बैठक होती है, जब कोई प्रस्ताव लाए जाते हैं, उस प्रस्ताव को लेना या अस्वीकार कर देना यह मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का विषय होता है।
किसी भी चीज में। इसीलिए कौन लाया, कौन क्या किया नहीं किया, मैं उस पर चर्चा मैंने कहा कि राजनीतिक बिल्कुल बात नहीं करूंगा इस विषय पर, क्योंकि अब ये जो है ना, ये राजनीति, ये बड़ा भावनात्मक विषय हो गया है, ठीक है ना। और तो क्लियर कट है कि इन्हीं के पार्टी के नेता ने जो विधानसभा में जवाब दिया था उसी को पूरा कीजिए ना। आप सिस्टम में साल भर देर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ना, यही तो ये लोग मांग रहे हैं। एक छोटा सा तो विषय है कि ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, आप हो गया। उसके बाद आपकी करते रहिएगा, अपना पैंट कुर्ता पैजामा सब सरियाते रहिएगा, सूटकेस पैक करते रहिएगा, लेकिन कम से कम नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत है। और आपको बताएं, हम लोग पिछले सप्ताह इस मंगलवार भी नहीं, पिछले मंगलवार को हम लोग बैठे थे, जब चर्चा हो रही थी कि मंगलवार की मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हो जाना चाहिए, ठीक है, कुछ न कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन तब मैं कई चैनलों में इस विषय में डिबेट पे रहा हूं, मैं जब और भी चैनलों पे जाता हूं तो भी यह इस विषय को उठाता हूं। तो सवाल यह है कि आप सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना, उसमें आपको क्या परेशानी हो रही है। सीधा सीधे मुख्यमंत्री जी के आदेश की जरूरत है, वो आदेश करेंगे, 1 सेकंड में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सारा चीज फ्लोर पर रखा हुआ है, कोई किंतु परंतु उसमें नहीं करना है, ठीक है। और सरकार को अधिकार है, विशेषाधिकार भी सरकार को है, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी अगर कुछ करना आपको क्या लगता है, आखिर आपको क्या लगता है कमी कहाँ है? मनसा में मनसा नहीं है क्या? देखिए, नीतीश जी की एक बहुत बुरी बीमारी है, के त्रिपाठी जी शायद नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम लोगों ने देखा है, खास करके शिक्षकों के मामले में भी देखा है, ये कई बार मंच पर से भी शिक्षकों को इन्होंने धमकियां दी हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है, याद होगा, इन लोगों को भी याद होगा, और कहें कि नहीं करेंगे, आप लोग विरोध कीजिएगा, नहीं करेंगे, ऐसे कई फुटेज भी है, ठीक है ना। और ये जब से उतरे हैं, देखिए एक बात समझिए पहले, ये तो आरोप लगाते रहते हैं हमेशा, और इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता कि बदनाम बेचारे ये अभ्यर्थी हो जाते हैं कि भाजपा वाले इन्हें भड़का रहे हैं। लेकिन जरा दीपांकर जी से पूछिए कि इन लोगों का आंदोलन कितने तारीख से शुरू हुआ था, आप लोग का आंदोलन, दीपांकर जी? ये आंदोलन अभी जो आंदोलन का दौर है वो 4 तारीख से, मतलब पिछले महीने लगातार 4 तारीख से, और उससे पहले भी लगातार हम लोग नहीं, वो छोड़िए, पहले 4 अगस्त से ये लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं। 4 अगस्त या 1 अगस्त से? 4 अगस्त दीपांकर जी, 4 अगस्त को सरकार यहाँ बदली कितने अगस्त को? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को यहाँ पर सरकार बदली है। तो जब ये लोग धरना पर बैठे थे उस समय तो हम लोग सरकार में थे, भाजपा सरकार में थी, विपक्ष में कहाँ थी? तो क्या भाजपा वालों ने बिठाया था? अगर बिठाया था तब तो सही में हम लोग उसके समर्थन में थे, इनके समर्थन में थे। देखिए, कहने का ये लोग आरोप लगाते हैं, ये लोग तो उस सरकार के बदलने के पहले से हैं, जब आरजेडी थी विपक्ष में तब से। तो लेकिन अब इनको भाजपा से जोड़ के इनको भाजपा, हम चर्चा, ठीक है, मैं फाइनल कर देता हूँ, 1 मिनट, मेरा फाइनल कमेंट ले लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग इसको भाजपा, ये सरकार जो है इस पूरे आंदोलन को भाजपा से जोड़ के इन अभ्यर्थियों की मांग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये लोग भाजपा के उकसावे पर इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं। ये जो कुड़नी में हुआ, या ये लोग जो गर्दनी बाग में बैठे हुए, ये भाजपा के बहकावे में है। लेकिन ये इनकी मंशा सही नहीं है, ये सिर्फ नौकरी देने का झूठा बहाना कर रहे हैं। इनको पता है, इनको राजस्व की भी स्थिति पता है, राज्य की स्थिति भी पता है, और ये सिर्फ चाहते हैं कि 24 और 25 के चुनाव जब नजदीक आ जाएं, तब हम इसको जो है राजनीतिक मुद्दे के रूप में इसको हम भजाएं। दौर में ठीक चलते हैं। अब एक बार के त्रिपाठी जी आप ही के पास आते हैं, बात कुडनी की करेंगे, जो अभी वहीं पे चुनाव संपन्न हुआ है और वहीं पे नोटा का बटन ज्यादा दबा है। और ये जो पोस्टर है, युवा बिहार कब तक रहेगा बेरोजगार, यही पोस्टर दिखाया गया था मुख्यमंत्री की रैली में, और इसी पे चर्चा हो रही है कि 4446 लोगों ने नोटा का बटन दबाया, और जीत का जो अंतर था वो करीब 3400 के आसपास था। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, लोकतंत्र में
हार और जीत होती रहती है और उससे हमें कोई घबराहट नहीं है। जनता का जो धनादेश है हम उसको स्वीकार करते हैं। हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, गठबंधन में कहाँ हमारे यहाँ डिलीवरी में गलती हुई, कहाँ हमारे प्रशासन में गलती हुई, कहाँ हम उन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को जो कुछ नहीं कर पाए उस पर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है और उसकी चर्चा होगी और इसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल इनका मुद्दे का है, इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और आगे चल करके इसको समाधान करने की कोशिश होगी। ठीक है, मुद्दे समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। दीपांकर आपके पास आते हैं, उसके बाद मनीष जी आपके पास आएंगे, फिर राजीव जी। आपका आखिरी कमेंट क्या है? अभी भी सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप सर स्पोक्स पर्सन है सर जेडीयू के, आप यदि सरकार तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं, हम लोग तमाम हथकंडे जो आप बात कर रहे थे कि जेडीयू कार्यालय में मंत्री जी बैठते हैं, आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि जेडीयू कार्यालय से लेकर के हर जगह मुख्यमंत्री आवास तक हम लोगों ने प्रदर्शन किया है सर। शिक्षा जैसे ही सुनते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की बात, जी तो लगातार सर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं अनुनय विनय हर चीज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति हो गया है कि जैसे शिक्षक अभ्यर्थी अछूत हो गए हैं। मनीष जी, इस बार आप ही लोग ठीक से बुलंदी से आवाज रख लीजिए। जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सदन विधानमंडल चलने ही नहीं देंगे, तो ठीक से रख दीजिए। क्या पता दीपांकर जैसे युवाओं का भविष्य सुदृढ़ हो जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट कर रखा है शायद। हम लोग सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में अगर जरूरत पड़ा तो पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार को मानवता के नाते भी संवेदनशील होते हुए कम से कम विज्ञप्ति जरूर जारी कर देनी चाहिए। मैं आज भी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम कुछ नहीं तो विज्ञप्ति जरूर जारी कर देना चाहिए। और इन लोगों का भी प्राथमिक पहली मांग यही है। तो अगर वाकई में आपकी मंशा साफ है, नियत साफ है, तो आप 24 और 25 के विधानसभा और लोकसभा का मुद्दा इसको वही भुंजाने की प्रतिनियुक्ति बांट देंगे। मतलब यही कि हम जरा चुनाव और नजदीक आ जाए तो करेंगे। अगर ये मंशा है तो उतने में दिनों में कई लड़कों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मानवता के नाते भाई आप देंगे तो क्रेडिट तो आप ही को जाएगा। राजीव जी 2024 में लोकसभा, 2025 में बिहार में विधानसभा, जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि शायद इसीलिए रुके हैं कि चुनाव के पास करेंगे तो वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। नहीं, जैसा कि मनीष जी ने कहा, मुझे एक बात अच्छी लगी कि देखिए ये ऐसा विषय है, ये इमोशनल विषय है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं जदयू के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, वो भी कह रहे थे कि मैं मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। मेरे बस सभी राजनीतिक दलों से एक अपील है, खासकर बिहार में, कि देखिए आप राजनीति करिए ना, इतने सारे मुद्दे हैं, कहाँ मतलब आप राजनीति करिए, जम के करिए। नहीं, कम से कम जो विकास का, जो रोजगार का जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, उस पे कम से कम विपक्ष और जो सरकार के दल है एक साथ करिए। उसमें तो बच्चों के भविष्य का बात है। बच्चों को अगर रोजगार मिलती है, अगर युवाओं को रोजगार मिलता है तो कितनी अच्छी बात है। वो कौन है? वो हमारे आपके ही बच्चे हैं। वो तो मैं वही अपील करूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि देखिए कम से कम राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, उस विषय पे आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, राजनीति होनी चाहिए। कम से कम ये जो विषय है बेरोजगारी और युवा, उस पर सब मिलके एक साथ, कहीं कोई समस्या है, एक दूसरे पे कटाक्ष न करते हुए, कमेंट न करते हुए, कमी को न गिनाते हुए, कम से कम इस मुद्दे पे एक साथ आए ताकि बेरोजगार और युवाओं का भला हो। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। के त्रिपाठी जी आपका भी, राजीव जी आपका भी, मनीष जी आपका भी और दीपांकर जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि कुडनी में जो ये 4446 वोट के अंतर से खेल हुआ, वो युवाओं ने किया या फिर सरकार का रोष था या फिर जो भी था, लेकिन खेल हुआ। अब जल्दी ही 2024 में लोकसभा भी है और 2025 में विधानसभा। युवाओं का जो मुद्दा है वो इन चुनाव में भी, आम चुनाव में भी असर डालेगा। ये तो वक्त बताएगा किसकी सरकार बनेगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।